नमस्कार दोस्तों। क्योंकि मनोरंजन भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो इस बार क्या कह रही ज़िंदगी में मैं एक फ़िल्म के बारे में बात करूंगी। ये फ़िल्म जितनी अच्छी है उतनी ही हमारे लिए थोड़ी संजीदगी लाती है। तो ये एक भौतिक विज्ञ ओपेनहाइमर पर है, जो अभी रिलीज़ हुई है थोड़े दिनों पहले सिनेमाघरों में। वैसे तो हम सब ये जानते ही हैं कि जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक भौतिकविद थे और जिन्होंने उन्हें परमाणु बम का जनक भी माना जाता है। इस फिल्म में मैंने जो देखा मैं वो आपको बता रही हूँ। मैं अपनी कोई राय नहीं दे रही। सब अपनी बुद्धि से मूल्यांकन करें, पर फिल्म देखने लायक ज़रूर है और हिंदी में भी उपलब्ध है। वे द्वितीय विश्व युद्ध के समय बम बनाने के लिए मैनहट्टन गए। 1904 में जन्मे ओपेनहाइमर 1967 में गुजर गए थे, मतलब मात्र 62 वर्ष की उम्र में। उन्हें ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं की समझ थी और वे अपने विषय को लेकर इतने ज़्यादा संजीदा थे कि मूल भाषा में पढ़ने के लिए वो उस भाषा को सीखते थे। सरकार ने उन्हें पूरी छूट दी हुई थी, दिखाया है फिल्म में। पर फिल्म में दिखाया गया कि उनका मुकाबला रूस से था, क्योंकि उस समय रशिया ने उनसे पहले एटम बम बनाने की पेशकश शुरू कर दी थी। ऐसा नहीं है कि ये बहुत रूखा विषय है, क्योंकि जो लोग विज्ञान नहीं जानते उनके लिए ये फिल्म जाना बहुत वो नहीं मायने रखता। लेकिन वर्ल्ड के पहले परमाणु बम को बनाने वाले की फिल्म देखना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जानें कैसे किन हालातों में परमाणु बम बना। शुरुआती दौर में दिखाया गया कि कैसे कितने संघर्ष से ये काम किया जाएगा और बम बनाया जाएगा। वैज्ञानिक ओपेनहाइमर ने वर्नर हाइजेनबर्ग, ऑटो हैन, पॉल डेरॉक, जॉन वॉन न्यूमैन और जेम्स फ्रैंक की एक टीम बनाई। ये शुरू से अंत तक हमें फिल्म में दिखाया गया है। उनका सिद्धांत था, सिद्धांत को मैं डायरेक्ट पढ़ दे रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक आपके जानने लायक चीज़ है कि इस प्रक्रिया में एक प्रकार की ड्यूटेरॉन प्रेरित परमाणु प्रतिक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक ऊर्जावान ड्यूटेरॉन, मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के साथ हाइड्रोजन का एक स्थिर आइसोटोप होता है। उसका फ्यूजन होता है। एक न्यूट्रॉन आधा एक लक्ष्य नाभिक के साथ जो है उसका फ्यूजन होता है, जो प्रोटॉन को बाहर निकालते समय लक्ष्य को एक भारी आइसोटोप में परिवर्तित कर देता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप विज्ञान की जानकारी रखते हो। ये पूरी फिल्म ओपेनहाइमर के जीवन पर है। और उनका पूरा जीवन क्या था? एक्चुअली उनका पूरा जीवन एटम बम बनाना था। और एटम बम बनने के बाद उसका श्रेय मिलना तो दूर, उन पर ट्रायल होता है और उन्हें हिरोशिमा की तबाही का जिम्मेदार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब देश ओपेनहाइमर के खिलाफ हो गया था, तब ओपेनहाइमर ने उनको जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में भारतीय नागरिकता ऑफर की थी। पर ऐसा कोई दृश्य फिल्म में नहीं दिखाया गया है। हालांकि ओपेनहाइमर ने नेहरू जी को अमेरिका को थोरियम सप्लाई रोकने की कोशिश की थी। एक पत्र में, जो कि 2014 में नयनतारा सहगल ने एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने नेहरू जी को चेताया भी था कि आप जानें कि परमाणु बम बनाने पर सबसे भयानक और घातक प्रकृति का काम किया जा रहा है। अनुमति मिलने के साथ ही वे परिवार सहित प्लांट एलामोस करके जगह है मैक्सिको में, वहाँ चले गए और उन्होंने सभी अपने परिवार को लेकर चले गए। उनके वैसे कई विवाहेतर संबंध थे। ओपेनहाइमर को भगवद गीता का मुरीद बताया गया है। वे बहुत प्रभावित थे गीता से और बाकायदा उन्होंने संस्कृत में ही गीता पढ़ी थी। पर क्रिस्टोफर नोलन निर्देशक जो हैं वो ये भूल गए कि भगवद गीता हमारे लिए उतना ही पवित्र ग्रंथ है जितना कि उनका बाइबल, जिसे शुद्ध हाथों से उठाया जाता है। पर उनकी प्रेमिका से अंतरंग संबंध बनाते समय वह पुस्तक उठाती है और उनसे श्लोक पढ़वाती है। ये बेहद भद्दा दृश्य था हम भारतीयों के लिए और इसका विरोध भी हो रहा है। परंतु एक ऐसा ही दृश्य और है, जब 16 जुलाई 1945 को कि सुबह सब उस पल का इंतजार कर रहे थे कि जब दुनिया बदलने वाली थी, तब उन्होंने 11वें अध्याय का, भगवद गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक दोहराया था। श्लोक यूं था कि जहाँ कृष्ण कहते हैं, कालः अस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्धो लोकान समाहर्तु में प्रवत्तः, अर्थात मैं अब काल हूँ जो लोकों यानी दुनिया का नाश करता हूँ, यानी मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। वो परमाणु बम के विस्फोट के बाद थोड़ा उदास रहने लगे। उनका वजन भी घट गया था। वे अपराध बोध से ग्रसित हो गए थे। पर कुछ दोस्तों का कहना था कि ऐसा कि जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया या तो उन्होंने कस के
मुट्ठी बांध कर खुशी से हवा में हाथ हिलाया था और वो थोड़ा अकड़ के चल रहे थे। पर जाने ये प्रतिक्रिया उनके बम बनाने की सफलता पे थी या हिरोशिमा के विनाश पे, क्योंकि उनका बम बनाने की सफलता तभी पता चलती जब हिरोशिमा पे बम गिराने पर वो प्रॉपर ढंग से ब्लास्ट होता। बर्ड और शेविन उनको एक पहेली कहा करते थे। जर्मनी से अमेरिका आने तक वे यहूदी अप्रवासियों के बेटे थे। ये तो मानना ही पड़ेगा कि ओपेनहाइमर की भूमिका जो है सिलियन मर्फी ने बखूबी अदा की। वे एक रईस खानदान से माने जाते हैं और वे शर्मीले थे, बुद्धिमान थे और कई बार फिल्म में तो वो अपना कई बार अहंकार स्वीकार करते दिखाई दिए हैं। और फिल्म में दिखाया गया है कि उन्होंने अपने भाई को तमाम विरोधों के बावजूद अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया था, क्योंकि वो कम्युनिस्ट थे। वे कविता, नोट्स और खत लिखा करते थे। उन्हें लैब में काम करना बिल्कुल नहीं पसंद था। इतना नापसंद था कि एक बार उन्होंने ट्विटर के एप्पल के अंदर, सेब के अंदर साइनाइड डाल के उसको पॉइजनस बना दिया। फिर रात भर वो चिंता में सोए ने। सुबह जो उनके वो आए थे, ट्विटर आए थे, दौड़ते हुए गए, उन्होंने एप्पल उनके हाथ से लिया और उसको डस्टबिन में डाल दिया और कहा ये तो सड़ा हुआ है। तब सबको ये बात खुली कि उन्होंने जहर देने की कोशिश की, तो उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास भेजा गया। बाद में वही लेडी मनोचिकित्सक से उनको इश्क हो गया था। बाद में कई लोगों के साथ उन्होंने गलत व्यवहार भी किया था, ऐसा फिल्म में भी दिखाया गया है। फिल्म में वैसे उनकी छवि क्लीन, शांत, दयालु और नम्र दिखाई गई है। ट्रायल के समय भी उन्होंने काफ़ी सारी गलतियां कबूल की, लेकिन साहित्य, पहले वो एरोगेंट थे, पर साहित्य लिखने के साथ धीरे धीरे वो नम्र होते चले गए, शांत हो गए। वे अध्यात्म और दर्शन और विज्ञान का, तीनों का वो विचित्र संगम थे। ऐसे ही आइंस्टीन के वो बहुत करीब थे और उन्होंने उनसे बीच बीच में सलाह भी लिया करते थे। पर बम गिरने के बाद आइंस्टीन थोड़ा उनसे नाराज हो गए थे। आसानी से वो संस्कृत पढ़ लेते थे। जब बाद में प्रोजेक्ट के दौरान वो दुविधा में थे, तब उन्होंने भगवद गीता का सहारा लिया था। वो एक फैमिली मैन भी थे। परिवार हमेशा उनके साथ रहा। जीन टेटलॉक न सिर्फ उनकी मनोचिकित्सक थी, बल्कि उनकी बहुत अच्छी प्रेमिका थी। उनकी पत्नी कैथरीन थी। पत्नी के परिवार वालों का चूंकि वामपंथी समूह से और उनका संबंध था, तो ओपेनहाइमर खुलेआम उनकी पार्टियों में जाते थे, जो कि उनकी ईमानदारी पर एक धब्बा था। और उनकी सफलताओं से कई लोग चिढ़ने लगे थे, उन पर जासूसी की जाने लगी। अंत में हुआ यूं कि उनकी सुरक्षा मंजूरी उनसे वापस ली गई। ओपेनहाइमर अंदर से टूट गए। उनके अपने देश के राज जो है रूस पर बताने का आरोप लगा, क्योंकि वो कम्युनिस्ट थे, ऐसा कहते हैं। पर उन कम्युनिज्म में उन्होंने कभी खुल के पार्टिसिपेट नहीं किया। बहुत से लेखों, विचारों, फिल्म से ये निष्कर्ष निकला कि वे अपने देश की वफादारी के लिए तो दोष मुक्त किए गए, लेकिन अपनी सुरक्षा मंजूरी से वंचित, और ये बात उनके लिए बहुत दुखद साबित हुई। उनके बम परीक्षण का नाम जो है ट्रिनिटी रखा गया था। आखिरी सेकंड तक उन्होंने कहा कि अब मैं काल बन गया हूँ और दुनिया का विनाशक। फिल्म के निर्देशक की फिल्म पर इतनी अच्छी पकड़ थी कि फिल्म पर की कौतूहल से हर व्यक्ति फिल्म देखे जा रहा था कि शायद ओपेनहाइमर से अब सभी चार्ज हटा लिए जाए। पर इस सत्य से इनकार तो नहीं किया जा सकता ना कि आखिर विनाशकारी बम बनाने की उपज उनके ही दिमाग से निकली थी। भले इसका उपयोग दूसरों ने किया, पर ओपेनहाइमर जानते थे कि वे बराबर के भागीदार थे इस विध्वंस के। उनका मानना था कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो दुनिया 18,000 साल पीछे चली जाएगी। नोलन ने इस फिल्म को लेखक काइबर्ट और मार्टिन जे शेरविन की किताब अमेरिका प्रोमेथियस द ट्रिम्फ एंड ट्रेजेडी ऑफ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के आधार पर बनाया। ये किताब 2005 में आई थी। कुल मिलाकर भगवद गीता के अगर इंटीमेट सीन को नज़रअंदाज किया जाए, जो कि नहीं किया जा सकता, उसको हटा दिया जाए, तो चूंकि मैं आम आदमी की तरह देखती, सुनती, पढ़ती, लिखती हूँ, तो ये फिल्म ज़रूर देखी जानी चाहिए। विज्ञान जानवरों से हम इंसानों को अलग बनाता है, ऐसे किसी यूट्यूबर ने कहा, परंतु परमाणु बम बनाना उन्हें जानवरों से बदतर बनाता है, क्योंकि जीने के लिए आप किसी को मारो। युद्ध की समाप्ति के बाद भाभा और ओपेनहाइमर की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर यह बात फिल्म में नहीं दिखाई गई है। ओपेनहाइमर पर जब साम्यवाद का समर्थन करने का आरोप लगा, तब नेहरू जी ने भारत की नागरिकता देने की पेशकश की। कहा जाता है कि सिलियन मर्फी ने भी ओपेनहाइमर के रोल के लिए 6 महीने तक वजन घटाने के लिए सिर्फ बादाम खाए और लगातार भागवत गीता पढ़ी। तो मुझे तो देश विदेश में इस फिल्म से बहुत भरपूर कमाई हो रही है, और मुझे खुशी भी है कि ओपेनहाइमर के जरिए हम जान सके
कि हमारी गीता कितनी भव्य और प्रभावित करने वाली है और जीवन में उतारने के लिए जरूरी है, जो इतने बड़े वैज्ञानिक का मानसिक बल बढ़ाती है। हमें हर बात का अच्छा पहलू भी देखना होगा, तो इस फिल्म को ज़रूर देखें। ओपेनहाइमर तो आज तो यही कह रही है ज़िंदगी, तो इसे संयोग कहें या दुर्योग कि जब मैंने ओपेनहाइमर फिल्म को आपके समक्ष रखने की सोची और इसे प्रकाशित करने का दिन 6 अगस्त तय किया, तो मुझे दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। इसी दिन ओपेनहाइमर के द्वारा बना हुआ एटम बम 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान पर फेंका गया था, जो एक ट्रायल भी था। कुछ ही सेकंड में 2 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और हजारों घायल हुए। हिरोशिमा चुनने का लक्ष्य ये था कि वो उनका आर्थिक और सैन्य केंद्र था। चूंकि जापानी उनके सामने आत्मसमर्पण के लिए राजी नहीं हुए, तो इसके बाद नेक्स्ट परीक्षण जो है वो नागासाकी पे किया गया। तो आज हिरोशिमा के मृतकों के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ओपेनहाइमर फिल्म की मैंने आपके सामने बात रखी। उम्मीद है पसंद आएगी। आज तो यही कह रही है।